हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, वक्त हो चुका है अपने यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपनी आज की शानदार सी वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, प्रश्न आपका क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि गंडक नदी किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। पहला कह रहा हरियाणा राज्य, दूसरा कह रहा बिहार राज्य, तीसरा कह रहा आपका मध्य प्रदेश, या चौथा कह रहा आपका हिमाचल प्रदेश। तो जो आपकी गंडक नदी है यह किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग इसके सही जवाब की बात करें कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया विकल्प आपका दूसरा, यानी कि बिहार। जो आपकी गंडक नदी है यह बिहार के साथ क्या करती है, सीमा साझा करती है, उत्तर प्रदेश का सीमा का निर्धारण करती है। अगर हम लोग गंडक नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो धौलागिरी के पास से होता है, धौलागिरी के पास से, और नेपाल से होते हुए बिहार आती है और यूपी के कुशीनगर महाराजगंज की सीमा पर बहते हुए क्या करती है, सोनपुर बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। अच्छा, गंडक नदी की एक खासियत और है। क्या खासियत है, अगर हम लोग इसके नाम की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इसको गंडक नदी को काली गंडक व त्रिशूल नदी के मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है क्या, गंडक। क्या कि कौन सी नदी होती है आपकी, काली नदी और त्रिशूल नदी के मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है गंडक। और नेपाल में इसी नदी को शालिग्रामी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शालिग्रामी के नाम से जानते हैं। शालिग्रामी का नाम इनका क्यों पड़ा, क्योंकि आप लोग देखते होंगे जब आपके घर में पंडित जी आते होंगे कथा वगैरह बाँचने के लिए, तो अपने साथ एक गोल काला सा पत्थर, चिकना सा पत्थर लेके आते होंगे, जिसको क्या कहते हैं कि जो है नारायण भगवान है। तो उन्हीं जो चिकना पत्थर होता है शालिग्राम, जिसको भगवान के नाम से हम लोग जानते हैं, उनको बहा करके, उन पत्थरों को बहा कर लाने की वजह से इस नदी का नाम पड़ जाता है शालिग्रामी। और अगर बात करें मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में इसे नारायणी नाम से जानते हैं। तो पहले का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि जो आपकी गंडक नदी है यह उत्तर प्रदेश और बिहार, किसके बीच में, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात करें तो इसमें सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो आपकी यमुना नदी मुख्य रूप से इसमें सीमा का निर्धारण करती है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला कह रहा गंगा नदी, दूसरा कह रहा राप्ती नदी, तीसरा कह रहा सरयू नदी, या चौथा कह रहा आपका यमुना नदी। तो गोरखपुर आपका किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी के किनारे आपका देखने को मिलता है। नदियों के किनारे बसे हुए शहर जो हैं, मुख्य शहर जो हैं, वहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर नदियों के महत्व की बात करें, मानव के विकास में अगर नदियों के महत्व की बात करें, तो चाहे आप कृषि का विकास देख लीजिए, चाहे मानव सभ्यता का विकास देख लीजिए, दोनों में नदियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। तो गोरखपुर किस नदी के तट पर आपका बसा है, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग इसके सही जवाब की बात करेंगे तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प दूसरा, यानी राप्ती। जो आपका गोरखपुर शहर है, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसी के साथ ही राप्ती किनारे जो बसे हुए शहर हैं, गोरखपुर हो गया आपका, आपका गोंडा हो गया, आपका बहराइच भी इसी के तट पर बसा हुआ शहर देखने को मिलता है। अगर गंगा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है गंगा। और इसके तट पर आपका कानपुर शहर हो गया, वाराणसी हो गया, आपका प्रयाग हो गया, और कन्नौज जैसे शहर आपको देखने को मिलते हैं गंगा के किनारे। और अगर यमुना की बात करें तो यमुना के किनारे, किसके, यमुना के किनारे आपका कौन सा हो जाएगा, मथुरा हो गया, आपका वृंदावन हो गया, आपका हो गया कौशाम्बी जैसे शहर आपको देखने को मिलते हैं आपके यमुना नदी किनारे। और सरयू की बात करें तो आपका पुण्य पवित्र और बहुत ही पावन धाम अयोध्या धाम आपका बसा हुआ है सरयू के तट पर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो भैया वह बसा हुआ है राप्ती नदी के तट पर। किस नदी पर, राप्ती नदी के तट पर आपका गोरखपुर शहर बसा हुआ है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रदेश में चाय की खेती की जाती है। पहला कह रहा देवरिया, दूसरा कह रहा सिद्धार्थनगर जनपद में, तीसरा कह रहा पीलीभीत जनपद में, या चौथा कह रहा उपरोक्त सभी। हालांकि बहुत बृहद पैमाने पर नहीं की जाती है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में की जाती है उत्तर प्रदेश में चाय की खेती, है ना। और चाय पीने में हम सभी कितने आगे हैं वो तो पता ही है।
जब तक एक लोटा चाय ना पियो तब तक काम करता नहीं दिमाग। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में चाय की खेती कहाँ की जाती है। तो अगर हम लोग सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें आपकी देवरिया में भी की जाती है, सिद्धार्थनगर में भी की जाती है और आपकी पीलीभीत में भी की जाती है। इस आधार पे कहा जाए तो आल वाला जो आपका ऑप्शन है, आपका चौथा विकल्प जो है, यह सही जवाब आपका बन जाएगा कि चाय की खेती आपके भैया उपरोक्त सभी ज़िले में की जाती है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और आज का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई। पहला कह रहा 1970 से 71 का समय था, दूसरा विकल्प आपका कह रहा 1973, तीसरा कह रहा 1990 या चौथा कह रहा 2014। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब होती है। अगर हम लोग ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड, उसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और अगर केंद्र सरकार के द्वारा बात किया जाए तो आपका ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1970 से 71 के समय में। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका ऑपरेशन फ्लड 3 चरण में चलाया गया था, 3 स्टेप में चलाया गया था। जो पहला चरण चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड का, वह आपका 1973 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1973 में चलाया गया था। यानी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हो जाती है आपकी 1973 से। और उत्तर प्रदेश के 3 ज़िले, कितने ज़िले, उत्तर प्रदेश के 3 ज़िले, जिसमें आपका देखने को मिल जाता है वाराणसी, जिसमें आपका मेरठ देखने को मिल जाता है और बलिया देखने को मिल जाता है। इन 3 ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके बाद इसका जो द्वितीय चरण था, यह आपका 1982 से लेकर के 1987 का जो समय था, उसमें उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में शुरू कर दिया गया। और वहीं अगर बात करें 1987 से लेकर 1997 वाला टाइम पीरियड जो था, यह ऑपरेशन फ्लड आपके संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चालू कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से हुई थी, यह हुई थी आपकी 1973 से। कब से, 1973 से शुरू हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और कह रहा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। अपने आप में एक शानदार सा क्वेश्चन है। पहला कह रहा 1973 में, दूसरा कह रहा है 1992 में, तीसरा आपका कह रहा है सन 2000 में, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा पहला विकल्प यानी कि 1973। 1973 में क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अच्छा, टाइगर वगैरह क्या हो गए थे कि ये जो है विलुप्त प्राय श्रेणी के अंतर्गत आ गए थे। इनका अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा था, इनकी खाल मांस आदि का। इस वजह से इनकी संख्या निरंतर घटने लगी और इनको बचाव के लिए क्या किया गया, एक मुहिम चलाई गई जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना गया। और इसकी शुरुआत की गई 1973 के अंतर्गत। अगर 1992 की बात करें तो 1992 में भी एक जो है आपका प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट कहते हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका संबंधित हो जाता है हाथियों के संरक्षण से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा किस वर्ष को, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया, यह आपको बताना है, यह अंतर्राष्ट्रीय था। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया, सही जवाब आपको बताना है। पहला विकल्प कह रहा सन 2022, दूसरा कह रहा सन 2023, तीसरा कह रहा सन 2024, या चौथा विकल्प आपका कह रहा है जो वर्तमान में चल रहा है 2025। तो अगर हम लोग सही जवाब की बात करें, किसकी, हम लोग सही जवाब की बात करें तो यह आपका सन 2023 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में। और इसी बाजरा को क्या किए, मोदी जी द्वारा एक नाम दिया गया था, इसको कहा गया था श्री अन्न। किस नाम से जाना गया, श्री अन्न के नाम से इसे जाना गया बाजरे को। और बाजरे को उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाजरा क्या होता है, एक मोटिया अनाज की श्रेणी में आता है और इसमें क्या है कि बहुत ही औषधीय गुण इसकी गुणवत्तापूर्ण होते हैं। इस वजह से इसको अधिक से अधिक इसका उपयोग करने के लिए वर्ष 2023 को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर खनिज संसाधन की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश एक मध्यम वर्ग का प्रदेश है जहां पर खनिज आपके पाए जाते हैं।
और इसमें आपका यूरेनियम पूछ रहा है कि यहाँ के सीमित भंडार कहाँ देखने को मिलते हैं। पहला कह रहा आपका प्रयागराज, दूसरा कह रहा हमीरपुर, तीसरा कह रहा ललितपुर या चौथा कह रहा बांदा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सही जवाब हो जाएगा ललितपुर। कहाँ पे हो जाएगा, ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार देखने को मिलते हैं। और ललितपुर अगर नाम याद आया तो यहाँ से एक बात और रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर एग्जामिनर पगलाया और ये पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो आपका सही जवाब बन जाएगा ललितपुर। क्या बन जाएगा, ललितपुर बन जाएगा और 1 नंबर आपकी झोली में आता हुआ मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आपके क्या होता है, कांच बालू जिसको सिलिका सैंड के नाम से जानते हैं, यह देखने को मिलता है। पोटास लवण आपका देखने को मिलता है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में डायस्पोर देखने को मिलता है। और ललितपुर में क्या हो गया, आपका यूरेनियम देखने को मिलता है। बांदा की बात करें तो बांदा में भैया सीमित मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में क्या देखने को मिलता है, हीरा देखने को मिलता है। क्या मिलता है, हीरा मिलता है आपके बांदा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में हीरा देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और आज का 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा, निम्नलिखित में से एनटीपीसी में से कौन गैस आधारित नहीं है। एनटीपीसी आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो आपके दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा है जो गैस आधारित नहीं है। तो गैस आधारित नहीं है, दूसरा कहने का मतलब है कि जो कोयले पर आधारित है, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो चारों विकल्प आपके दिए गए हैं, इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें एनटीपीसी में जो ऊर्जा बनाई जाती है उसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं, तो वह आपको बताना है। सही जवाब की बात करें तो आपका जो औरैया हो गया, कौन सा औरैया हो गया, आपका औरैया प्लांट हो गया, आपका आंवला प्लांट हो गया, आपका दादरी प्लांट हो गया, इन तीनों में किस पर आधारित है, आपके गैस आधारित है। कौन सा है, गैस आधारित हो जाता है। जबकि अगर टांडा पावर की बात करें तो टांडा प्लांट जो आपका अम्बेडकर नगर में देखने को मिलता है, यह आपका कोयले पर आधारित हो जाता है। किस पर, कोयले पर आधारित हो जाता है। यानी आपका विकल्प चौथा यहाँ पर एक बार फिर से सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और आज का 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पहला कह रहा गोरखपुर, दूसरा कह रहा नई दिल्ली, तीसरा कह रहा प्रयागराज या चौथा कह रहा आपका चेन्नई। तो अगर हम लोग भारतीय रेलवे में देखेंगे तो 17 जोन में विभाजित है। और इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो 2 जोन का मुख्यालय आपके यूपी में देखने को मिलता है। आपसे पूछ रहा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर हम लोग उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो ये भैया हो जाता है आपका कहाँ पर, प्रयागराज में। कहाँ हो जाता है, प्रयागराज में हो जाता है। यानी आपका विकल्प तीसरा यहाँ पर सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है आपके प्रयागराज में देखने को मिलता है। गोरखपुर की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे, कौन सा, पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है आपके गोरखपुर में देखने को मिलता है। और अगर उत्तर रेलवे की बात करें, किसकी, उत्तर रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में देखने को मिलता है। और दक्षिण रेलवे की बात करें तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन आपके सामने कह रहा, कल्प योजना किससे संबंधित है। पहला विकल्प कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा कह रहा माध्यमिक शिक्षा, तीसरा कह रहा उच्च शिक्षा या चौथा कह रहा प्राविधिक शिक्षा। तो कल्प योजना इसमें से किससे संबंधित हो जाती है। तो अगर हम लोग कल्प योजना की बात करें तो अभी इसके बारे में जब पढ़े तो बहुत ही इसके बारे में अनोखी जानकारी निकल कर सामने आई कि कल्प योजना की अगर हम लोग बात करें तो भैया आपकी संबंधित हो जाती है बेसिक शिक्षा से, यानी प्रारंभिक शिक्षा से। विकल्प पहला सही हो गया। लेकिन अभी मैंने कहा कि एक अनोखी जानकारी निकल कर सामने आई तो उसको साझा करना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि अगर हम लोग कल्प योजना की बात करें तो भैया कहानी होती है 1998 की। कब की, 1998 की। और उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री होते हैं रविंद्र शुक्ला। कौन होते हैं, रविंद्र शुक्ला होते हैं। इनके द्वारा कल्प योजना चलाई गई। और इसमें क्या कहा गया कि जो विद्यालय हैं इसमें सुबह जो है वंदना की जाएगी और वंदे मातरम का भी पाठ किया जाएगा, उसका गायन किया जाएगा। लेकिन बाद में कुछ वर्ग को इसको आपत्ति होती है और बाद में इस पर क्या कर दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। ऐसा मुझे गूगल पर देखने को मिला है। अब कितना हकीकत है, कितनी सच्चाई है, यह जो है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ।
तो कल्प योजना किससे संबंधित हो जाती है? आपकी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित हो जाती है। इस तरह साथियों आज हम लोग अपने यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।